डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केरलम कांग्रेस में 11 दिन की सियासी खींचतान आखिर खत्म। वीडी सतीशन बने विधायक दल के नेता, बनेंगे केरलम के नए मुख्यमंत्री। केसी वेणुगोपाल का कटा पत्ता। राहुल की विदेश यात्रा पर सवाल। बीजेपी ने राहुल गांधी के विदेश यात्रा के खर्च का मांगा हिसाब किताब। पिछले 22 सालों में 54 बार विदेश पर गए हैं राहुल गांधी। चीन दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से ताइवान पर अमेरिका को दी सख्त चेतावनी। शी जिनपिंग बोले, गलत कदम से छिड़ सकता है संघर्ष। दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, 80 से ज्यादा ब्रिक्स बैठकें हुई सफल, सहयोग और सहमति पर दिया जोर। पंचतत्वों में विलीन हुए प्रतीक को ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने दी मुखाग्नि। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चिता पर रखी लकड़ी। प्रतीक यादव की दोनों बेटियां भी रही मौजूद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, कई दिनों तक चली गहन चर्चा, बंद दरवाजों के पीछे जोरदार लॉबिंग, सोशल मीडिया पर अभूतपूर्व बयानबाजी और केरलम की सड़कों पर गुटों के शक्ति प्रदर्शन के बाद कांग्रेस आला कमान ने कथित जनभावना के साथ चलने का फैसला किया है। पार्टी ने कहा कि वीडी सतीशन विधायक दल का नेता चुने गए हैं और उन्हें केरलम का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उनके नाम का ऐलान केरल के चुनाव नतीजों के 10 दिन बाद किया गया है। दरअसल केरल में इस दौरान मुख्यमंत्री पद को लेकर टकराव जारी था। सीएम पद की रेस में वीडी सतीशन के अलावा केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्नीथाला का नाम था। हालांकि जमीनी स्तर के नेता रहे वीडी सतीशन अंततः इस रेस में सबसे आगे निकल गए। 6 बार के विधायक सतीशन की लोकप्रियता और समीकरण के मद्देनजर कांग्रेस नेतृत्व ने विधायकों की पसंद केसी वेणुगोपाल को दरकिनार कर दिया। सतीशन राज्य सरकार में एक बार फिर मंत्री नहीं रहे। इस लिहाज से माना जा रहा है कि उनके पास प्रशासनिक अनुभव की कमी है। नए विधायकों में उनके पास गिने चुने समर्थक ही हैं। ये बातें उनके खिलाफ की जा रही हैं। 62 वर्षीय सतीशन सीएम पद पर अड़े रहे, अन्यथा सरकार में शामिल न होने की चेतावनी दी। समर्थकों ने प्रदर्शन किए, मुस्लिम लीग ने भी दबाव बनाया। प्रियंका के वायनाड क्षेत्र में लीग का प्रभाव होने से सतीशन को नकारने पर केरल में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती थी। वीडी सतीशन का जन्म 31 मई 1964 को कोच्चि में नायर परिवार में हुआ। समाज कार्य और कानून में स्नातकोत्तर सतीशन ने 10 साल हाईकोर्ट में वकालत की। छात्र राजनीति से शुरुआत कर 2001 में परवूर से विधायक बने। वे जमीनी नेता और अध्ययनशील वक्ता माने जाते हैं। They are all competent persons. They are all my leaders. I am junior to them. I am junior to Ramesh Chennithala and K.C. Venugopal. They are seniors to me. They are my leaders. They will be with me for correcting everything, for giving me guidance. They will be with me. The Congress will be united. You know our UDF, our coalition, now known as Team UDF. Why? We are working as a single party. Our coalition is a model to the entire coalitions in India. बीजेपी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वह पिछले 22 वर्षों 54 बार विदेश की यात्रा कर चुके हैं। बीजेपी ने सवाल किया कि राहुल गांधी की इन यात्राओं की फंडिंग कौन करता रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत के सबसे बड़े विपक्षी दल के मुख्य नेता राहुल गांधी लगभग 22 सालों से सांसद हैं। बीजेपी नेता ने सवाल किया कि 22 सालों में राहुल गांधी कितनी बार विदेश गए। संबित पात्रा ने कहा कि अभी तक जो घोषित हुआ है वो सार्वजनिक है। उसके हिसाब से राहुल गांधी 54 बार विदेश यात्रा पर गए। जिन देशों की यात्रा पर राहुल गांधी, उनमें अमेरिका, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, बहरीन, मालदीव, कतर, यूएई शामिल है। बीजेपी सांसद ने कहा कि 2013 से 14 से 2022 और 23 तक 10 सालों में राहुल गांधी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए और 60 करोड़ रुपए उन्होंने विदेश यात्राओं पर खर्च कर दिया।
2015 में राहुल गांधी साउथ ईस्ट एशिया गए, जहां उन्होंने 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि 2014 और 15 में उनकी वार्षिक आमदनी मात्र 86.55 लाख रुपए थी। इसका मतलब है कि आमदनी से 5.2 गुना खर्चा कर इस यात्रा पर किया गया। उधर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी असल मसलों में ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों से सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का आह्वान करते हुए शासन में वित्तीयता, ऊर्जा संरक्षण और जनप्रेरक आचरण की नई कार्य संस्कृति विकसित करने का संदेश दिया है। उन्होंने मंत्रीगणों से अपनी वाहन फ्लीट को 50% तक कम करने का आह्वान किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने अगले 6 महीने तक प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर विदेश यात्राओं से परहेज करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद संपन्न विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मुख्यमंत्री ने शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली को अधिक उत्तरदायी, अनुशासित और संसाधन संवेदनशील बताने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व भी है। प्रधानमंत्री मोदी के पेट्रोल और डीजल की खपत को न्यूनतम रखने संबंधी आह्वान का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल को स्वयं आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रीगण सप्ताह में एक निर्धारित दिन मेट्रो, बस, ई रिक्शा, कारपूलिंग अथवा साइकिल जैसी सुविधाओं का उपयोग करें ताकि समाज में सकारात्मक संदेश दिए जाएं और आमजन भी इससे प्रेरणा ले। उन्होंने शासन एवं प्रशासन कार्यों में डिजिटल और वर्चुअल माध्यम के अधिकतम उपयोग पर बल देते हुए निर्देश दिए कि अंतर जनपदीय बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विधानसभा एवं विधान परिषद की स्टैंडिंग कमेटियों की बैठकें यथासंभव हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाए। मुख्यमंत्री ने सचिवालय और निदेशालय स्तर पर एयर कंडीशनर एवं लिफ्ट के आवश्यकता आधारित उपयोग के निर्देश देते हुए एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने तथा प्राकृतिक प्रकाश के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, रेल यात्रा और कारपूलिंग को बढ़ावा देने के साथ 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में सप्ताह में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था अपनाने पर भी बल दिया। ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन को शासन की प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग तथा जन जागरूकता अभियानों को रिहायशी कॉलोनियों, विद्यालयों और महाविद्यालयों तक विस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति तैयार करने की आवश्यकता पर बल देते हुए स्वच्छ एवं ऊर्जा कुशल परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने सामाजिक आयोजनों में भी मितव्ययिता और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि शादी, विवाह एवं अन्य समारोह के लिए घरेलू स्थलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि अनावश्यक व्यय पर रोक लगे और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिले। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को व्यवहार में उतारने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रीगण उपहार स्वरूप उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करें जिनका निर्माण उत्तर प्रदेश में होता है। उन्होंने कहा, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण स्थानीय उत्पादों की समृद्ध श्रृंखला उपलब्ध है जिन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने एलपीजी सिलेंडर के स्थान पर पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए आवश्यक नीतिगत बदलाव तत्काल किए जाए। उन्होंने कमर्शियल एलपीजी उपयोगकर्ताओं को भी पीएनजी से जोड़ने की आवश्यकता बताई। आयातित वस्तुओं के न्यूनतम उपयोग पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने तिलहन उत्पादन, प्राकृतिक खेती और रासायनिक उर्वरकों के संलिप्त उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने खाद्य तेल की खपत कम करने तथा इसके प्रति जन जागरूकता बढ़ाने की बात कही। साथ ही सोने के अनावश्यक आयात को हतोत्साहित करने और वर्ष जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील भी की। कानपुर के आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को एक प्राथमिक विद्यालय को स्मार्ट स्कूल बनाए जाने के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर सियासी विवाद गहरा गया। परमठ स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नारेबाजी और हंगामा हुआ। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक स्कूल के पुनर्निर्माण और स्मार्ट स्कूल परियोजना के शिलान्यास को लेकर पहले से भाजपा नेताओं की ओर से 14 मई को कार्यक्रम प्रस्तावित था। इस
जिसके लिए भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी और सांसद रमेश अवस्थी के पोस्टर लगाए गए थे। वहीं आर्यनगर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने 15 मई को अलग शिलान्यास कार्यक्रम की घोषणा कर दी। बुधवार सुबह विधायक अमिताभ वाजपेयी समर्थकों और मजदूरों के साथ स्कूल पहुंचे और शिलापट्ट लगाने की तैयारी शुरू करे। इसी दौरान सुरेश अवस्थी भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच पहले बहस हुई, फिर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। माहौल तनावपूर्ण होने पर ग्वालटोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। विवाद बढ़ने पर सपा विधायक स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए। पुलिस अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया और बाद में स्थिति को नियंत्रित कराया गया। फिलहाल इलाके में पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है। करीब लगभग 2 साल से पहले से चल रहा है। इस प्राइमरी स्कूल से हमारी बहुत सी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। ये पुराना विद्यालय में जो पहले पुराना हिस्सा पार्ट खराब था, उसको तोड़वा के हम लोगों ने समाज सेवी संस्थाओं से, सरकार से बात करके यहाँ 3 कमरे हम लोगों ने बनवा दिए, जिसमें 85 बच्चे आराम से पढ़ रहे थे। समाजवादी पार्टी के विधायक पैसा कहाँ से कमावे। देखिए कि सरकारी स्कूल में निर्माण को लेकर के कुछ विवाद हुआ था, जिसमें एक एप्लीकेशन दी गई है, जांच करा रहे हैं। जांच के उपरांत जो भी आवश्यक तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई करेंगे। एक परमठ में सरकारी प्राइमरी स्कूल है, लगभग 2 वर्ष से उसको मैं बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ। लगभग 5 प्राइमरी स्कूल में अब तक बना के डिलीवर कर चुका हूँ और 2-3 इंटर कॉलेज में मैं अत्याधुनिक काम कर चुका हूँ। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को बड़ी कामयाबी मिली है। एजेंसी ने मुख्य आरोपी धनंजय लोखंडे को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के राहुरी से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद लोखंडे को अहिल्यानगर जिला अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया है। अब एजेंसी उसे पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाएगी। सीबीआई ने लोखंडे से करीब 7 घंटे तक गहन पूछताछ की, जिसके बाद देर रात कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड मांगी गई। जांच में लोखंडे का नाम नासिक से गिरफ्तार आरोपी खैरनार से पूछताछ के दौरान सामने आया था। इसी इनपुट पर सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई कर उसे हिरासत में ले लिया। एजेंसियों को शक है कि लोखंडे पेपर लीक नेटवर्क की अहम कड़ी है। उससे पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं। सीबीआई की जांच लगातार नए आरोपियों तक पहुंच रही है और रैकेट की परतें खुलती जा रही हैं। 3 मई 2026 को आयोजित हुई नीट 2026 की परीक्षा पेपर लीक मामले के बीच एनटीए द्वारा रद्द कर दिया गया है और जल्द ही इस परीक्षा के दोबारा आयोजन की तारीखें और एडमिट कार्ड का शेड्यूल आधिकारिक चैनलों पर जारी किया जाएगा। तो वहीं इस घोषणा के बाद से दोबारा परीक्षा देने को लेकर छात्रों में काफी प्रेशर बढ़ गया है, जिसके कारण उनके अभिभावक भी परेशान और डरे हुए हैं। इसी कड़ी में रांची की रहने वाली एक नीट छात्रा और उनके अभिभावक से हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एनटीए के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कई मांगे भी की। 2026 की परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी की जो लगातार खबरें आई, इसके बाद अब नीट यूजी 2026 को ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। नाम उनका है करिश्मा। आइए जानते हैं, करिश्मा, आपने नीट में शामिल होकर एग्जाम दिया, अब रद्द कर दिया गया, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दोबारा से उसी चीज़ के लिए। इतने ज़्यादा प्रेशर में हम एग्ज़ाम देते हैं और दोबारा उसी चीज़ को फेस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इनकी माँ से जानना चाहेंगे कि वो क्या कहती है, अभिभावकों से जानेंगे किस तरीके का प्रेशर है पड़ता है। आपकी बेटी ने इस बार एग्ज़ाम दिया है, क्या कहेंगी आप? रद्द कर दिया गया एग्ज़ाम और फिर एग्ज़ाम के लिए घोषणा की। बहुत खराब हुआ है। बच्चा लोग इतना टेंशन में रहता है पढ़ाई लिखाई लेकर के, 1 साल के बाद तो एग्जाम आता है। अब बच्चे लोग इतना मेहनत करते हैं, पार्टी फंक्शन, अपना तबीयत तक को नहीं देखते हैं और दिन रात पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एग्जाम देते हैं। एग्जाम के 2 घंटा भी खुशी नहीं मनाते हैं और तुरंत पता चलता है कि पेपर लीक कर गया। दोबारा से वो पढ़ पा रही थी, वो इस बार नहीं पढ़ पा रही हैं। कहीं ना कहीं डर है, प्रेशर है, किस तरीके का क्वेश्चन होगा। एक सवाल हम करेंगे आज जो नीट छात्रा है उनके पिता से। तो यहाँ करिश्मा जो नीट की छात्रा है, उनके पिता है, उनसे जानेंगे किस तरीके का दबाव है बच्चे पर। आपकी बेटी ने एग्जाम दिया है और उसे रद्द कर दिया गया। देखिए, सालों साल का मेहनत के बाद बच्चा एग्जाम लिखता है। साल में एक बार होने वाला एग्जाम है, उसके बाद एग्जाम खत्म भी नहीं होता है, फिर पता चल जाता है कि ये
चीटिंग हो गया। बात ये होगी कि कैसे इस तरीके की गड़बड़ी बार बार ना हो, कैसे इस तरीके की चुनौतियां बार बार ना सामने आए, इस पर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए की तरफ से क्या निर्णय आता है और तारीखों की घोषणा पर क्या फैसले आते हैं। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को आए तेज आंधी तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। तेज हवाओं के कारण पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे कई जगह बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। आंधी पानी की चपेट में आने से अलग अलग जिलों में 96 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर मंडल में लोगों की मौत हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान और टीन शेड उड़ गए, वहीं फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तेज बारिश और धूल भरी आंधी के कारण सड़कों पर आवाजाही प्रभावित रही। कई जगह पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। वहीं मरने वालों में बदोही में 18, मिर्जापुर में 15, प्रयागराज में 17, प्रतापगढ़ और बरेली में 4-4, फतेहपुर में 10, उन्नाव और बदायूं में 6-6, सीतापुर, रायबरेली, चंदौली, कानपुर देहात, हरदोई और संबल में 2-2, कौशाम्बी, शाहजहांपुर, सोनभद्र और लखीमपुर खीरी में 1-1 लोग शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बेमौसम बारिश, आंधी और बिजली गिरने से हुए नुकसान पर पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम 24 घंटे के अंदर पूरा किया जाए। सीएम ने मृतकों के शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। उन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारियों समेत अन्य विभागों के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के देवास स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में गुरुवार सुबह भीषण विस्फोट हुआ। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के मकानों की दीवारें तक हिल गईं। लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। यह हादसा देवास के एबी रोड स्थित टोंक कला में चलने वाली एक पटाखा फैक्ट्री में हुआ। देवास कलेक्टर ऋतु राज ने बताया कि मामले की जांच जारी है। फिलहाल स्थिति पर काबू पा लिया गया है। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि विस्फोट के समय फैक्ट्री में कई मजदूर काम कर रहे थे। अचानक आग कैसे लगी, इसकी जांच जारी है। घटना के बाद सभी घायलों को देवास जिला अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर हालत से घायल मजदूरों को इंदौर के एमवाय अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर तक दूर सुनाई दी। धमाके के बाद फैक्ट्री से ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। करीब 8 से 10 फायर ब्रिगेड के वाहन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। राहत और बचाव कार्य तेजी से किया गया। हादसे की सूचना मिलते ही उज्जैन आईजी राकेश गुप्ता, डीआईजी नवनीत भसीन और उज्जैन कमिश्नर आशीष सिंह भी मौके पर पहुंचे। अब खबर बिहार के कटिहार से है, जहां गंगापार के गांव में नाबालिग बच्चों की जबरन शादी कराने के वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों नाबालिगों को सुरक्षित बरामद कर लिया है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ग्रामीणों द्वारा नाबालिग लड़के का आधा सिर मुंडवाकर जबरन शादी कराते हुए देखा गया था। मामला सामने आते ही कटिहार पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए डीएसपी 2 रंजन कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर जांच और कार्रवाई का निर्देश दिया। डीएसपी रंजन कुमार सिंह ने बताया कि कुर्सेला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों नाबालिग बच्चों को बरामद कर थाना लाया है। मामले में 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपियों में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कुर्सेला थाना के गोबराही दियारा में सूचना मिली थी कि एक नाबालिग लड़का और एक नाबालिग लड़की को जबरन शादी करा दिया और बाल मुड़वा दिया। इस संबंध में पुलिस द्वारा सत्यापन किया गया, जिसमें पाया गया कि सही बात है, नाबालिग लड़की के पिता एवं भाई आना आदमी मिलकर जो है कि शादी करवा दिया एवं लड़का को बाल मुंडन करवा दिया गया। इस संबंध में जो है कुर्सेला थाना कांड संख्या 188-26 अंकित किया गया है और मुख्य अभियुक्त जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है।
बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां एक बहू ने अपनी ही सास की दिन दहाड़े धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत, मातम और आक्रोश का माहौल है। मृतका की पहचान सलेमपुर गांव निवासी सुलोचना देवी 70 वर्षीय के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि वृद्ध महिला घर में सो रही थी। इसी दौरान उसकी बहू बिंदु देवी ने अचानक धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही अमरपुर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार, एसडीपीओ अमर विश्वास एवं एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। प्रारंभिक जांच में घटना का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। वारदात के बाद ग्रामीणों ने आरोपी बहू को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतका का बेटा दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है। घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में लोगों की भारी भीड़ जुट गई। फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है। पत्नी, अरे हम तो बोला कि ऐना में खून है, देखे भाई खून जरीदा था। हाँ। देखते हैं जगह गला काटा बताता है तो बताता है नहीं आ जाए तो लोग लगने का आने लगेगा, घर से बोलेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक गुरुवार दोपहर पंचतत्व में विलीन हो गए। लखनऊ में पत्नी अपर्णा के पिता यानी प्रतीक के ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने चिता को मुखाग्नि दी। अखिलेश ने भाई की चिता पर लकड़ी रखी और अंतिम प्रणाम किया। प्रतीक की दोनों बेटियां भी शमशान घाट पहुंची थी। दोनों ने भी पिता की चिता पर लकड़ी रखी। इससे पहले प्रतीक की अंतिम यात्रा निकाली गई। हजारों समर्थक साथ साथ चले और प्रतीक यादव अमर रहे के नारे लगाए। शिवपाल के बेटे आदित्य ने शव को कंधा दिया। प्रतीक के घर से कुछ ही दूरी पर सपा कार्यालय है। शव को कुछ देर के लिए वहां जमीन पर रखा गया। परंपरा के अनुसार शमशान घाट पहुंचने से पहले शव को 5 बार जमीन पर रखा जाता है। प्रतीक एनिमल लवर थे। शव वाहन पर उनकी डॉग और बंदर के साथ वाली तस्वीर लगाई गई। सुबह शव को अंतिम दर्शन के लिए घर में रखा गया। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ने प्रतीक को श्रद्धांजलि दी। शिवपाल और डिंपल यादव ने भी अंतिम दर्शन किए। रात में पत्नी अपर्णा दोनों बेटियों के साथ शव के पास बैठी रही। इस दुख की घड़ी में हम पूरे परिवार के साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें और पूज्य प्रतीक यादव जी को अपने श्री चरणों में स्थान दें। अभी यहाँ पर इस प्रकार की कोई बात नहीं, दुख की घड़ी है। कहने के लिए कुछ नहीं, केवल परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में रखकर हमेशा हमेशा सुखद उनको रखे। इसके अलावा आज कहने कुछ नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।